हेलो एवरीवन, मैं अतुल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टू द पॉइंट पर, जहां हम लेकर आते हैं दिन भर के कुछ बेहतरीन करंट अफेयर्स जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम वीडियो के अंत में एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यानी 6 जून का पहला करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये बहुत आसान है कि विश्व पर्यावरण कब मनाया जाता है, 5 जून को। तो दोस्तों, इसकी थीम आप जान लेते हैं जो पूछी जा सकती है, सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी को क्या किया जाए, इंजॉय किया जाए, उसे सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। और दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसको होस्ट किन किन देशों ने किया था। तो इसे होस्ट किया था कोलंबिया ने और जर्मनी ने। इसे 2 देशों ने मिलकर होस्ट किया था, तो 2 देशों ने किया था। तो दोस्तों, अगर 2019 के विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो 2019 का विश्व पर्यावरण दिवस का जो थीम था उसका वो था एयर पोल्यूशन। दोस्तों, याद रखेंगे एयर पोल्यूशन क्या था, 2019 के पर्यावरण दिवस का थीम था। और दोस्तों, इसका होस्ट जो था वो आपका पड़ोसी कौन था, चीन था। तो दोस्तों, चीन ने इसे होस्ट किया था। तो पिछले दिनों के सवालों को पूछे जाने का ट्रेंड है कि पिछले दिवस की थीम पूछी जाती है, पिछले साल के दिवस की थीम पूछा जाती है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पर बात आई दोस्तों डाइवर्सिटी की। तो डाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है दोस्तों? तो अभी अभी हमने डाइवर्सिटी डे मनाया है, कब? 22 मई को। तो 22 मई को हम कौन सा डे मनाते हैं? बायोडाइवर्सिटी डे, जिसमें थीम हमने रखा था क्या, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। और दोस्तों, बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस की। तो इसकी शुरुआत 1972 में की गई थी और इसे पहली बार मनाया गया था सन 1974 में। इसे सबसे पहली बार मनाया गया था। दोस्तों, अगले करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच कुल कितने समझौते हुए हैं? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दोस्तों कुल कितने समझौते हुए हैं? तो 9 समझौते भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच किए गए हैं। तो दोस्तों, वास्तव में तो समझौते हुए 7 और 2 घोषणाएं हुई हैं, लेकिन दोनों ही 9 ही मानी जाएंगी, क्योंकि दोनों ने समझौते कुल कितने किए हैं, इसी के साथ 9 समझौते किए हैं। दोस्तों, सबसे पहला समझौता दोस्तों हुआ है वो सैन्य अड्डों के उपयोग को लेकर हुआ है। दूसरा साइबर सुरक्षा, तीसरा खनिज प्रौद्योगिकी, शिक्षा व्यवसाय एक ही में रहेगा, जल प्रबंधन आदि जो समझौताएं की हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ करी हुई हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि हमने सैन्य अड्डों के इस्तेमाल के लिए समझौता किया है। तो दोस्तों, सैन्य अड्डों के इस्तेमाल के लिए समझौते की बात करें तो हमने 4 अन्य देशों के साथ भी ऐसा समझौता कर रखा है, जैसे फ्रांस है, सिंगापुर है, अमेरिका है और दक्षिण कोरिया है। तो दोस्तों, क्या होगा कि अगर किसी विपरीत परिस्थिति में हमारी किसी से देश के साथ लड़ाई होती है, तो ऑस्ट्रेलिया हमारे देश में जब मदद करने आएगा तो उसकी फाइटर प्लेन या जो भी इक्विपमेंट होते हैं वो सीधे भारत की ज़मीन पर उतारे जा सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन पर भारत के फाइटर प्लेन और जो भी इक्विपमेंट होते हैं उतारे जा सकते हैं। उसके लिए उस समय परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी, इसीलिए पहले से परमिशन रखा जाता है। दोस्तों, कल ही हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करी थी। ऑस्ट्रेलिया से भारत ने पहली वर्चुअल बैठक भी करी हुई है। तो दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की। तो किस देश में इबोला वायरस का प्रकोप फिर से देखने को मिला है? तो दोस्तों, इस देश का नाम है कांगो। दोस्तों, इबोला वायरस जो बहुत खतरनाक डिजीज है, तो कांगो में देखा गया है यह। तो दोस्तों, इसके उपचार के लिए जो दवाई इस्तेमाल की जाती है उसका नाम है आरवेस-ज़ेबॉव। तो दोस्तों, ये कोई लाइलाज बीमारी है एक प्रकार से, लेकिन इसका इलाज एक दवाई से किया जाता है। और इबोला की खोज की बात करें दोस्तों, तो ये खोज कब की गई थी इसकी? 1976 में की गई थी, और तब से 11वीं बार ये कांगो में देखा गया है, जो कि बहुत ही सर्वाधिक है। और दोस्तों, इबोला में मृत्यु दर देखी जाए तो इबोला में मृत्यु दर कितनी है? 50%। दोस्तों, अगर कोरोना वायरस में देखा जाए तो 2 से 3% से भी कम मृत्यु दर है, लेकिन अगर इबोला के देखे जाए तो काफ़ी बड़ा मृत्यु दर है। तो काफ़ी खतरनाक है ये कोरोना वायरस से भी। और दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो युगांडा में अभी अपनी भारत ने एक सैन्य प्रशिक्षण केंद्र भी खोला है, जिसका नाम हमने क्या रखा है? इंडिया। तो भारत ने सैन्य प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर खोला है? इंडिया कहाँ पर खोला है? युगांडा में, जिसकी राजधानी क्या है? कंपाला, और मुद्रा क्या है? शिलिंग है। और जाम्बिया की बात करें तो दोस्तों, इसकी राजधानी लुसाका है, और मुद्रा क्या है? क्वाच है। और दोस्तों, नाइजीरिया की बात करें तो इसकी राजधानी है अबूजा, और इसकी मुद्रा क्या है? नायरा। दोस्तों, अगले करंट अफेयर्स की बात करते हैं अपने। तो अगला करंट अफेयर्स है, एंटीफा किस देश का एक संगठन है? दोस्तों, वास्तव में तो यह संगठन नहीं है, ये छुपा छुपाई
काम करता रहता है, लेकिन संगठन की तरह काम कर रहे थे, इसे संगठन ही देखेंगे। तो एंटीफा किस देश का संगठन है? तो ये अमेरिका का संगठन है। तो दोस्तों ये छोटे मोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमें जानना चाहिए। अब दोस्तों एंटीफा का मतलब क्या होता है? ANTIFA। तो एंटीफा का कोई फुल फॉर्म नहीं होता, एंटी फासिस्ट। फासिस्ट तो दोस्तों आप देखना, जर्मनी के हिटलर का एक विचारधारा थी फासिज्म। तो इसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एंटीफा कहा जाता है। तो दोस्तों ये नस्ल भेद के खिलाफ अपने को मानते हैं कि हम नस्ल भेद और रंग भेद के खिलाफ क्या करते हैं? प्रदर्शन या नस्ल भेद के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करते हैं। तो अमेरिका में भी जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक व्यक्ति या अश्वेत व्यक्ति की हत्या कर दी गई पुलिस के द्वारा। तो इसमें ये बड़ा प्रमुखता से देखा जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप भी तो कह रहे हैं कि हम इसे आतंकवादी संगठन भी घोषित कर सकते हैं, हो सकता कर भी दें। और दोस्तों अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC और मुद्रा क्या है? डॉलर। और अमेरिका में एक बड़ा प्रमुख पर्वत है जिसका नाम क्या है दोस्तों? रॉकी। और वहाँ पर एक झील है अमेरिका और कनाडा के बीच में, जिसे क्या कहते हैं? सुपीरियर झील। और अमेरिका की सबसे बड़ी जो नदी है दोस्तों उसका नाम है मिसिसिपी, मिसौरी, जो कहाँ पर अपना मुहाना बनाती है? जो अपने बर्ड फूट डेल्टा, यानी कि उसका जो डेल्टा होता है दोस्तों वो पक्षी के पैर के आकार का इस टाइप का होता है। बर्ड फूट डेल्टा के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है दोस्तों? तो वो कौन सी नदी है? मिसिसिपी, मिसौरी प्रसिद्ध है, जो कि अमेरिका की नदी है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगला करंट अफेयर्स दोस्तों देखते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, किस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत के रेटिंग को 22 साल बाद कम कर दिया है? तो दोस्तों उसका नाम है मूडीज़। तो मूडीज़ ने क्या कर दिया दोस्तों? उसके भारत के रेटिंग को बहुत ही कम कर दिया है, यानी भारत की रेटिंग को BAA2 से करके BAA3 कर दिया। यानी 1998 के बाद पहली बार मूडीज ने काम किया है। तो मूडीज प्रो इंडिया काम करता था, लेकिन अब क्या कर दिया उसने? इसके रेटिंग को, भारत की रेटिंग को गिरा दिया है। अब दोस्तों इसे होता क्या है? ये रेटिंग गिरने का काम क्या होता, इससे नुकसान क्या होते हैं किसी देश को? तो ये विश्व की कंपनियों को, विश्व के देशों को यह चेताता है कि अगर आप भारत में पैसे लगाते हैं तो हाई चांस है कि वो पैसे आपको वापस ना मिले, यानी कि नुकसान बड़ा हो सकता है। तो दोस्तों इसने कहा है कि हमने कोरोना वायरस के कारण ये नाकाम नहीं किया है, ये हमारी जो सरकार है 2017 में आर्थिक सुधारों की कमी है और जो GDP ग्रोथ है जो अपेक्षाकृत बहुत ही कम हो रहा है। जो हमारे सरकार की नीतियां हैं वो बड़ी अच्छी नहीं है, इसलिए GDP ग्रोथ कम हो रहा है। और तीसरी बात उसने कहा कि भारत में जो NPA है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी लोन लेकर जो चुकाते ही नहीं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसलिए ये भारत की रेटिंग को गिरा रहा है, यानी भारत पैसा लगाने के लिए सेफ मूडीज के हिसाब से पहले से कम हो चुका है। मूडीज की बात करें तो दोस्तों एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं की एनालिसिस करती है, जिसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1909 में, यानी कि 111 साल से भी ज़्यादा समय हो गया इसकी स्थापना को। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा प्रमुख प्रश्न आ रहा है अंटार्कटिका से लेकर। तो देखते हैं अमेरिज आइस शेल्फ कहाँ स्थित है। तो दोस्तों अमेरिज आइस शेल्फ जो कहाँ पर स्थित है? तो अंटार्कटिका में स्थित है। अंटार्कटिका एक महाद्वीप है जिसे दोस्तों दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं। तो दोस्तों आइस शेल्फ का मतलब क्या होता है? आइस शेल्फ का मतलब होता है एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा। तो आपको पता है कि अंटार्कटिका पूरे बर्फ के टुकड़े से ही ढका हुआ है। तो वो बर्फ का टुकड़ा है जो देखते हैं, अगर आप देखें दोस्तों तो ये हरे कलर वाला दिख रहा है आपको अमेरिज, जिसका क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है कि 62,620 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। तो काफ़ी बड़ा ये टुकड़ा है। तो देखो दोस्तों इसमें क्या, किस लिए चर्चा में आ गया? क्योंकि कहा जा रहा है कि 2019 में इसमें 2200 मीटर का विस्तार देखने को मिला है, जो कि लगभग 24% है। दोस्तों ये बहुत बड़ा विस्तार है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जहां बर्फ पिघल रहे हैं वहीं पर अमेरिज आइस शेल्फ में क्या देखने को मिल रही? बढ़ोतरी देखने को मिले, और वो भारी भरकम बढ़ोतरी। तो दोस्तों अब ये ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसे किसने मेजर किया है, यानी इसे किसने मापा है? तो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, यानी कि राष्ट्रीय ध्रुवी और समुद्री प्रयोगशाला ने इसे खोजा है, जो कि जिसका मुख्यालय कहाँ है? गोवा में। तो दोस्तों आपको पता है कि अंटार्कटिका पर भारत की एक लेबोरेटरी है जिसका नाम क्या है दोस्तों? भारती। उसी ने ये सारे डेटा कलेक्ट करके कहाँ भेजे हैं? भारत में भेजे हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा प्रमुख हो जाता है। आपसे पूछा जा सकता है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों आप बता देंगे कहाँ पर है? गोवा में है। तो अमेरिज आइस शेल्फ की बात
आपको ध्यान रखनी होगी। दोस्तों अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो सोडार नामक सोशल डिस्टेंसिंग ऐप किसने लॉन्च किया है? तो सोडार नामक सोशल डिस्टेंसिंग ऐप जिसने लॉन्च की है उसका नाम है दोस्तों गूगल। तो गूगल ने ये सोशल डिस्टेंसिंग ऐप इसलिए लॉन्च करी है क्योंकि लॉकडाउन खुल गया है लगभग पूरी दुनिया में। तो कहा जा रहा है कि 2 गज यानी कि 6 फीट की दूरी लोगों को बना कर रखनी है। तो यह ऐप क्या करेगा दोस्तों? 6 फीट की दूरी बनाने में लोगों की सहायता करेगा। और दोस्तों गूगल के बारे में और भी बात कर लें तो गूगल ने टॉक बैक नाम का एक कीबोर्ड लॉन्च किया है, जो दोस्तों किसके लिए है? कम देखने वाले दृष्टिहीनों के लिए एक ब्रेल कीबोर्ड किसने लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया है और इसका नाम है टॉक बैक। और दोस्तों इसने एक कौशल विकास कार्यक्रम भी गूगल ने शुरू कर रखा है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? इस परियोजना का नाम है जिसे कहते हैं DigiPivot। तो DigiPivot किसने शुरू करी है दोस्तों? तो अभी गूगल ने ही शुरू करी है। और दोस्तों यहाँ ऑप्शन की बात करें तो फेसबुक तो आपको पता ही है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, फेसबुक ने एक कैचअप नामक कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है। फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट ने अभी हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि इसने बजाज फाइनेंस के साथ मोटर वाहन दुर्घटना बीमा शुरू किया है। और दोस्तों IIT दिल्ली के आप जानते ही हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स के अपने, तो फोर्ब्स की वार्षिक सूची 2020 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों उनका नाम क्या है? जो फोटो में ही दिख रहे हैं आपको वो है रोजर फेडरर। स्विट्जरलैंड के दोस्तों ये क्या है? एक टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि पूरे दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों इसमें आने की बात करें तो इसमें केवल 2 महिलाएं हैं, 98 पुरुष और केवल 2 महिलाएं हैं। तो दोस्तों पहली महिला हैं नाओमी ओसाका और दूसरी महिला हैं सेरेना विलियम्स। और दोस्तों विराट कोहली यहाँ पर क्यों है? क्योंकि ये एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो पूरी दुनिया में टॉप 100 कमाई करने वाले खिलाड़ियों में से हैं और भारत से इसमें कोई नहीं है। तो दोस्तों अगले करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो स्वामित्व योजना मध्य प्रदेश के कितने जिलों में शुरू की गई है? तो स्वामित्व योजना दोस्तों कहाँ शुरू करी गई? मध्य प्रदेश के 10 जिलों में शुरू की गई है। अब दोस्तों ये योजना प्रमुख क्यों हो जाती? क्योंकि 24 अप्रैल को इसे प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया था। और यह प्रकार की क्या है? पैमाइश तथा वास्तविक स्वामित्व को निर्धारित करने वाली एक योजना है जो क्या करेगी? गांव में ड्रोन और बहुत ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या करेगी? जमीनों की पैमाइश करेगी और उसके स्वामित्व का बंटवारा करेगी, जिससे कि ज़्यादा जो झगड़े हैं ज़मीन से संबंधित वो ख़त्म हो जाएं। तो दोस्तों पहले तो ये मध्य प्रदेश के 10 जिलों में शुरू की गई है, लेकिन अब इसे धीरे धीरे पूरे देश में लागू किया जाएगा। और 24 अप्रैल को ही क्यों? तो 24 अप्रैल को इसलिए क्योंकि इसमें इस दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगले करंट अफेयर्स की बात करें, काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन कहीं ना कहीं या कई परीक्षा में इससे बनने वाला है। तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड नामक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड प्लान किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है दोस्तों, आप देख रहे हैं कौन शुरू करेगा? तो शुरू किया है भारत ने। तो दोस्तों ये भारत ने काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि यह भारत मानता है कि अपने लगभग पूरे दुनिया के सभी देशों को क्या किया जाएगा? एक ग्रिड नेटवर्क से जोड़ा जाए। एक ग्रिड का मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी सब जगह पहुंचाया जाए, इसलिए भारत ये काम कर रहा है। तो दोस्तों इसे देखते आपने एक नाम सुना होगा वन रोड वन बेल्ट प्रोजेक्ट। जैसे कि चीन पूरे दुनिया में सड़क मार्ग बनाकर व्यापार करना चाहता है, उसी प्रकार से भारत पूरे दुनिया में क्या करना चाहता है? बिजली के तार बिछाकर क्या करना चाहता है? पूरी दुनिया को जोड़ना चाहता है, जो कि कह रहा है वो 3 फेज में चलने वाले हैं। पहला फेज मध्य पूर्व एशिया में चलेगा, दूसरा फेज कहाँ पर चलेगा दोस्तों? दूसरा फेज दक्षिण पूर्व एशिया में चलेगा और तीसरा फेज वो भारत कह रहा है कि पूरी दुनिया में चलाया जाएगा। अब ये चर्चा में क्यों आया है? तो दोस्तों क्योंकि भारत सरकार ने इसके लिए टेंडर निकाल दिए हैं। टेंडर का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि भारत सरकार ने कहा है कि जिस कंपनी को इंटरेस्ट हो वो हमारे इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करे और पैसा लगाकर बनाए, हम उसे पैसे देंगे। तो इसके लिए क्या किया गया है? एक ठेका निकाल दिया गया है, जिससे कि लोग सारी कंपनियां आएँ और क्या करें? इसका निर्माण कार्य में सहायता प्रदान करें। तो दोस्तों वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना आप ध्यान रखेंगे कि भारत सरकार की एक इलेक्ट्रिसिटी योजना है जो मध्य एशिया, दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया में कहाँ पर चालू की जाएगी। दोस्तों तो अगले करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अगला करंट अफेयर्स होने वाला है। तो पिछले 10 सालों बाद सहारा चीता
यानी सहारन लेपर्ड कहाँ देखा गया है या किस देश में देखा गया है? तो दोस्तों वो देखा गया अफ्रीका यानी उत्तरी अफ्रीका के देश अल्जीरिया में। दोस्तों अगर आप अफ्रीका की इस मैप को ऐसे देखते हैं तो यहाँ पर एक देश दिखता है आपको दोस्तों, अल्जीरिया, वहीं पर ये देखा गया है, जो पिछले 10 सालों में पहली बार। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि कितना कम दिखता है ये, जो IUCN के क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी घोर रूप से यानी गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति है, यानी कि जो अपने निवास स्थल से बहुत तेजी से गायब हो रहा है, उसे घोर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति कहा जाता है, जिसका नाम है सहारा चीता। और ये IUCN के यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर के लाल सूची के इंडेंजर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला जा गया है। तो दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है IUCN का? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। दोस्तों अगले करंट अफेयर्स की अगले टॉपिक की बात करें, करंट अफेयर्स नहीं, हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं आखिरी में। तो दोस्तों हमने जो टॉपिक चुना है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत ने बड़ी सारी इससे अच्छे डिप्लोमेटिक काम किए हैं। तो इसका संस्थापक कौन है दोस्तों? तो पहला हमारा देश भारत और दूसरा कौन है? फ्रांस। तो दोस्तों आपको पेरिस जलवायु समझौता याद होगा। तो पेरिस जलवायु समझौता में भारत और फ्रांस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने इसकी घोषणा करी थी कि हम इसे बनाएंगे। उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति, कभी पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के निर्माण के स्थापना के समय फ्रांस के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति कौन थे? फ्रांसवा ओलांद थे। तो भारत और फ्रांस ने दोस्तों इसे लॉन्च कब कर दिया? 30 नवंबर सन 2015 को भारत और फ्रांस ने दोस्तों इसे क्या कर दिया है? पेरिस के अंदर लॉन्च कर दिया है। अब दोस्तों इसके सदस्यों की बात करते हैं, बड़े प्रमुखता से ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों इसके सदस्यों की जो बात करें तो इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 67। लेकिन इसे हस्ताक्षर कितने ने किया है? 86। और इसे मान्यता कितने लोगों ने दी है? तो 121 देशों ने दे रखा है। तो दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस को देख लें तो दोस्तों ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच में ये भूमध्य रेखा है और इसके उत्तर में 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री दक्षिण में क्या है? मकर रेखा है। तो इतने देशों में क्या होता है दोस्तों, जो धूप होती है वो काफ़ी अच्छी आती है। तो भारत और फ्रांस चाहते हैं इन देशों में क्या किया जाए? सोलर ऊर्जा उत्पादित किया जाए, जिससे कि पर्यावरण को भी लाभ होगा और दुनिया के लोगों को अच्छे से बिजली भी मिल पाएगी। तो यही एक प्रोजेक्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नाम से, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय दोस्तों है गुरुग्राम हरियाणा में, जिसे आप गुड़गांव भी पहले कहते थे, लेकिन अब इसका नाम बदल गया है, गुरुग्राम हरियाणा में इसका क्या है दोस्तों? मुख्यालय है। अब इसका उद्देश्य दोस्तों क्या है? तो कर्क तथा, जो हमने भी बताया, कर्क तथा मकर रेखा के बीच स्थित देशों को सौर ऊर्जा के लिए प्रोत्साहित करना, तो यही इसका उद्देश्य है। और लक्ष्य क्या है दोस्तों? तो 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करना तथा 2030 तक $1000 बिलियन का निवेश जुटाना। तो दोस्तों ये गठबंधन बनाया गया था, तो इसीलिए आपके प्रधानमंत्री को संयुक्त राष्ट्र का क्या मिला था? चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड पुरस्कार भी दिया गया था। तो दोस्तों इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स का शो समाप्त होता है। तो दोस्तों आप हमें ज़रूर बताइएगा हमारा ये शो कैसा लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आता है तो इसे अपने किसी एक सोशल मीडिया से प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें दोस्तों, और जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करें, जिससे हमें अधिक से अधिक मोटिवेशन मिले और हम इसी तरह से आपके लिए रेगुलर अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।